अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। इमरान खान साहब काफ़ी बड़े बड़े दावे कर चुके हैं महंगाई को लेके, रमज़ान के अंदर रमज़ान रिलीफ पैकेज को लेके, बचत बाज़ारों को लेके, मगर होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक अशरा ख़त्म होने को है और महंगाई जूं की तू नहीं बल्कि उससे मज़ीद बढ़ चुकी है। बचत बाज़ारों के अंदर भी वो हाल है कि जो कि आप जाके आम सी एक दुकान से जो सब्ज़ी खरीदेंगे उससे ज़्यादा महंगी बचत बाज़ार के अंदर चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। खान साहब का किस तरह से कंट्रोल है, क्या मॉनिटर कर रहे हैं, ये बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो उनकी अब रमज़ान के अंदर कारकर्दगी पर उठते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ ऑपोजिशन के अंदर कुछ परेशानियां हैं पीडीएम को लेके, पीपल्स पार्टी के मामलात को देखते हुए क्या पीपल्स पार्टी मुत्तहिद होती हुई दोबारा से पीडीएम के अंदर दिखाई देगी। और जिस तरह से पीडीएम एक ऑपोजिशन में जो जोर था हुकूमत के खिलाफ वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। हुकूमत अब इस चीज़ से मुतमईन हो चुकी है मगर अपनी कारकर्दगी बेहतर करने को दिखाई नहीं दे रही है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई का मामला था, जो बेल का मामला था, वो खटाई में पड़ चुका है क्योंकि नया बेंच बनाया गया जजेस का और अब उन्होंने शायद फैसला चेंज कर दिया है और तहरीरी फैसला कहा है कि जब तक ना आ जाए तो किसी को हतमी फैसले को तौर पे नहीं देखा जा सकता है। किस तरह से तमाम चीज़ों को लेके चला जा रहा है वो भी देखना है। और हुकूमत के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात हो रही थी तरीन साहब को लेके, जहांगीर तरीन की मैं बात कर रहा हूं, जिनके जहाज में एक वक्त तक बड़े बड़े लोगों ने सफ़र किया, उनसे बहुत सारे पैसे लिए, एटीएम मशीन्स के तौर पे उन्हें कहा जाता था कि एटीएम मशीन है वो हुकूमत के लिए। क्या अब दोबारा वो एटीएम मशीन एक्टिव हो सकेगी, उसके पिन कोड दोबारा से एक्टिव हो सकेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है जरा की जानिब से कि एक बार फिर से खान साहब और तरीन का राब्ता होने वाला है और तमाम शिकवे, तमाम गिले दूर कर दिए जाएंगे। क्या वो शुगर मिल माफिया के जद से बाहर आ जाएंगे जहांगीर तरीन इस छोटी सी मीटिंग के बाद? और जिस तरह से एक तरीन का कहा जा रहा था कि जा रहा है और दूसरा तरीन आ रहा है, मैं शौकत तरीन साहब की बात करूंगा जो वजीर खजाना बने हैं। उन्होंने दावे तो कर दिए हैं कि मैं तमाम चीजें टेकअप कर लूंगा, मगर क्या वो तमाम चीजें टेकअप होंगी? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अब जन्म ले चुके हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका तारुफ करा दें गेस्ट से, सीनियर तज्जियाकार हैं आगा मसूद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनी तौर पर आपकी बहुत अच्छी गिरफ्त है इस चीज़ के ऊपर और इस चीज़ पे जानने की कोशिश करेंगे। मैं बात कर लूँ सबसे पहले ऑपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ साहब का मामला, बेल का सबसे पहले, और काफ़ी कुछ मामला ख़राब हुए, कुछ जजमेंट के अंदर कुछ इख्तलाफात थे जजेस के, तो बेंच दोबारा से तश्कील दिया नया। अब कहा जा रहा है कि उनका जो फैसला था वो वापस लिया जाएगा, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स दोबारा से देखे जाएंगे। क्या समझना है शहबाज शरीफ साहब बेल लेने में कामयाब हो जाएंगे या इसी तरह चलता रहेगा मामला उनका? नहीं, देखिए, मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करूँगा, ये बात आप भी जानते हैं कि शहबाज शरीफ जो है ना विकेट के चारों तरफ खेलते हैं, मतलब उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे भी ताल्लुकात हैं कि जो मतलब मामलात को ठीक करते हैं, बिल्कुल है हाँ। ना, और दीगर लोगों से भी उनके मामलात बहुत अच्छे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो जजमेंट अभी तक रिटर्न जजमेंट नहीं आया, सही। और रिटर्न जजमेंट आएगा तो मैं समझता हूँ, मेरा अपना हैंच है कि वो इनके फेवर में आएगा शहबाज शरीफ के, क्योंकि एक अंदिया ये मिला पूरे पाकिस्तान में कि उनको बेल मिल गई है, वो जाने वाले हैं। फिर बाद में मालूम हुआ कि नहीं, उनकी बेल जो है वो जजमेंट में ज़रा सा कुछ पेचीदगियाँ थी, उस पेचीदगियों को आप दूर करेंगे, और जस्टिस बाकर नजफी साहब उसको वो भी शामिल हैं। और जस्टिस बाकर नजफी साहब बहुत अच्छी, मतलब उनका बड़ा एहतराम है, और मतलब ही कैरीज ए वेरी गुड रेपुटेशन एज ए जज। तो मेरा ख्याल है, दिस इज़ माई हंच, कि जब ये दोबारा मतलब ये कि बेंच बैठेगा और ये हियर करेगा तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ को बेल मिल जाएगी। ठीक है, नून लीग को क्या परेशानी लाहक हो सकती है इस तमाम मामले से अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं आते? और जिस तरह से हुकूमत का स्टांस था कि मीम और शीन नून लीग से अलग हो जाएगी, कुछ टुकड़े होते हुए नजर आएंगे, क्या ये वो जवाब बन सकता है जाके आगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, शहबाज शरीफ साहब का अपना एक इंस्टेंस है, और ये है कि शहबाज शरीफ, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि पहले भी ये बात गालिबन आप ही के प्रोग्राम में मैंने कही थी कि वो एक मखसूस तबके को नाराज़ नहीं करना चाहते, मतलब ही वांट्स टू रियली सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, तो वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से वो नाराज़गी हो। लेकिन जहाँ तक शायद नवाज शरीफ का ताल्लुक़ है, वो उनके बहुत से बयानिए से इत्तेफाक नहीं करते, खुसूसी के साथ जो है मरियम नवाज़ के बयानिए से वो उनको बहुत इख्तिलाफ है, क्योंकि जो लबो लहजा उन्होंने इख्तियार किया, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, वो एक पॉलिटिशियन का लबो लहजा नहीं था। वो एक घर में एक बैठी हुई खातून कि जिसको कोई पुरसाने हाल ना हो, तो वो मतलब ये कि दीवारों से भी बात करती है, और मतलब गुफ्तगू करने का अंदाज़ जो है बड़ा तल्ख होता है, बड़ा तनकीद पर मबनी होता है, लेकिन उस तनकीद का लबो लहजा जो है वो नरम नहीं होता। तो शहबाज शरीफ साहब को इस पर भी इख्तिलाफ है, जो मेरी अपनी मतलब
मालूमात हैं, क्योंकि जाहिर है कि अच्छा, ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ को जो इख्तलाफात हैं, क्या हुकूमत का कोई नरम हाथ लेने के लिए ये इख्तलाफात अपने अंदर ही पैदा किए जा रहे हैं मरियम नवाज को लेके? देखिए, नरम हाथ हो या ना हो, लेकिन ये मैं बता दूं कि बहैसियत एक लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब का एक रोल है। अच्छा, वो रोल वो इस अंदाज से करेंगे कि जिसमें वो ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि अब लोगों को हमनवा बनाया जाए। अच्छा, हमनवा बनाने के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत भी अर्ज़ कर दूं कि उन ताकतों को भी कि ज़ाहिर है कि जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहमियत के हामिल होती हैं, तो उनको भी मेरा ख्याल है हमनवा बनाएंगे। देखिए, शहबाज शरीफ को कम से कम आप एक मतलब एज देंगे। उनको एक एज ये है कि वनी फॉर द चीफ मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स, मतलब ठीक है, उन पर बड़े इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने पैसे कमाए, उन्होंने किक बैक्स लिए, और मेल का जो मतलब डेली मेल का जो खबर थी वो भी बिल्कुल किसी हद तक सही थी। लेकिन ये बता दूं आपसे कि मतलब ही हैज़ डन वेरी वेल, मतलब पंजाब में उन्होंने खासी खिदमत की है और लोग इस चीज़ को एतराफ़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए अगर हम उस उनके मस्बत कारनामे को देखें, तो मेरा ख्याल है कि वो उनका एक बड़ा भारी रोल हो अच्छा, सकता उनका है। जो जुमला था, मैंने एक ढीले की करप्शन नहीं है की है, कोई साबित करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, तो आप समझ रहे हैं ये क्या उन्होंने उनके इस जुमले को हम पॉजिटिव देख सकते हैं या सियासी रुख से देखें? नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, ये एक सब मैं आप समझता हूँ, वो बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये एक पैसे की उन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं, और आप यकीन कीजिए कि जो पंजाब के बड़े अहम लोग हैं, मतलब कि जो उनके बड़े करीब हैं, वो ये बात तो तस्लीम करते हैं कि मतलब ही हैज़ डन वेरी वेल फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, बट एट द सेम टाइम समझे उन्होंने कहा किक बैक लिए। बल्कि बाद लोग तो ये भी कहते हैं, जो अखबारों में लिखा है, मैं दिस इज़ नॉट माई स्टेटमेंट, इट हैज़ अपीयर्ड इन द न्यूज़ पेपर्स, उनमें ये कहा है कि जितनी दौलत मतलब ये कि नवाज शरीफ साहब ने इलीगल तो किक बैक तो कमाई है, इतनी ही शहबाज शरीफ ने कमाई, क्योंकि इनके 3-4 घर हैं, इनकी 3-4 बीवियां गालिबन, दिस इज तो व्हाट आई नो। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात करनी है कि मैंने एक पैसे की, ये जुमले जो है ना, ये एक सियासी जुमले होते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं हुई है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जुमले होते हैं। अगर बिलफर्ज थोड़ी देर के लिए हम और आप ये तस्लीम कर लें कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये मुकदमात क्यों हैं, फिर ये इस किस्म की मतलब बात उनसे क्यों की जा रही है? अगर वो इतने ही साफ़ व शफाफ हैं या उनका किरदार इतना ही अच्छा है, तो फिर क्यों लोग उनसे वो कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि उनका एक पहलू तो वो है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ही हैज़ डन वेरी वेल इन पंजाब, और यह है कि जहाँ तक उनका ये कहना है कि मैंने एक पैसे की नहीं, उनका बिल्कुल करप्शन किया, और डेली मेल की जो रिपोर्ट है, इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें मतलब ये कि इट हैज़ बीन क्लियरली मतलब मेंशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके दो फेस हैं, एक अच्छा भी फेस है और उनका, और एक एग्जैक्टली, दूसरा बुरा भी फेस मेरा है। बहसियत एक अखबार नवीस के, बहसियत एक सीनियर सहाफ़ी की, मेरा ये ख्याल है कि उनके दो फेस हैं, और लेकिन वो ये चाहते हैं कि उनका जो पहला फेस है, मतलब ये कि एज वन हु हैज़ सर्व्ड द पीपल ऑफ पंजाब, तो वो उस लिहाज को उसको मेंटेन करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो विकेट के चारों तरफ खेल रहे हैं। तो ठीक है, क्या मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं? समीना मतलूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एमएनए है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। समीना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शहबाज शरीफ के मामले के ऊपर हम बात कर रहे हैं आज, जिस तरह से कोर्ट का मामला आया, लाहौर हाई कोर्ट का, और जिस तरह से अभी बेल उनकी रोक दी गई है, तहरीरी फैसला कहा गया है कि अभी वाज़ेह तौर पर नहीं है, और दूसरी जानिब जो फेस उनके दो फेज़ हैं, एक तो ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, पंजाब के अंदर वो सब नज़र आता है सबको, ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो मंसूबा वो सबको सामने नजर आता है, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो दिखती हैं, मगर दूसरा फेस ये है कि क्या उन्होंने 1 रुपए की भी करप्शन की है? अगर नहीं की है तो अब तक इस तरह से क्यों उनका गुजर बसर हो रहा है, क्या वजूहात है, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अब ये तो तारीख में पहली दफा हुआ है कि 2 जजेस में पहले बाहमी राय के मुताबिक फैसला हो जाए, और फिर जब अनाउंसमेंट हो जाए या बेल का टाइम आ जाए जेल से बाहर आने का, तो एक जज सब कहते हैं कि भाई मैंने तो अजाफी नोट्स लिखने हैं, सही। वो भी जूनियर जज। अब मुझे इसी में मैं ज्यादा जुडिशरी के मतलब बात नहीं करना चाहती, सही, सही। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगी कि हमारे क्या जुडिशरी में भी एक दूसरे के लिए जो बाहमी इज्जत और तावन होता है वो भी खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। हमें सारी उम्मीदें जुडिशरी से हैं, क्योंकि जिस मुल्क की जुडिशरी पावरफुल होगी, बेहतरीन होगी, वही मुल्क तरक्की कर सकता है। तो उसमें यही हुआ, वजह उनके बेल ना होने की ये वजह बनी। तो दूसरी बात, बाकी उनका जो काम है वो किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है समीना साहबा, उनकी अगर गिरफ्तारी ऐसे में- देखें हम, तो कानून भी काफी मजबूत, मेरी उसके बाद बात फिर तो सुनिए। जुडिशरी भी काफी मजबूत, तो क्या इस उनका तरह से तमाम मामले को हैंडल करना और फिर कहना कि जूनियर जज तो जज है, वो भले जूनियर हो या सीनियर हो, वो भी मोतबर शख्सियत है हमारे लिए, तो उनके भी फैसले भी काफी बिल्कुल मायने रखते हैं, मोहतरम है, तो यकीनी तौर मोहतरम पे है। तमाम चीजें देख के ही फैसले किए जाते हैं, तो फिर
जो इस वक्त फैसला आया, क्या लग रहा है नून लीग में कोई परेशानी नहीं है इस तमाम मामले पे? नहीं जी, हम बाहिम्मत तरीके से सब कुछ फेस कर रहे हैं और मजीद अगर वो वेरीफाई करना चाहते हैं अपने फैसलों को, हम वेट करेंगे और उनके बेहतरीन फैसलों का इंतजार करेंगे। ठीक है, अगर वेरीफाई होने के बाद अगर कुछ मामला तब भी उसके अंदर से कुछ निकल आता है छोटा सा भी, तो क्या नून लीग उसका एतराफ़ करेगी चीज़ का कि अगर हाँ ये सामने आई है वेरीफाई होने के बाद फैसले में कुछ और चेंजेस आए हैं, चाहे वो हक में हो या खिलाफ हो, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे उसको फिर? नहीं, बिल्कुल, जो जुडिशरी का फैसला होगा, जो जज साहबान का, मोहतरम जज साहबान का, जस्टिस साहबान का फैसले होंगे, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। हम उनके फैसलों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। उसके बाद अपील का हक है, जहाँ भी अपील की हमें जरूरत पड़ेगी वो भी हम करेंगे, अपने हक तो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समीना साहब हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद रहेगा। आगा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आगा साहब, मैं दूसरी तरफ आऊंगा, नून लीग के ही फेस के ऊपर एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कल चेहरा हमने देखा असेंबली के अंदर। स्पीकर साहब को उन्होंने कहा मैं जूता उतार के मारूंगा, एक अरसे वो वजीर आज़म रहे हैं, उनको तमाम इक़दार तो पता होंगे कि किस तरह मुझे बात करनी है, क्या बात करनी है, मैं किससे बात कर रहा हूँ और क्या जुमले अदा कर रहा हूँ। किस तरह से देखा आपने उनके इस रवैये को? भैया देखिए मैंने बहुत से अपने मतलब ये कि जो हमारे लिखारी दोस्त हैं उनसे मैंने बात की, सबको बड़ा अफसोस है क्योंकि देखिए खाकान अब्बासी एक बड़े अच्छे ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और ख़ुद भी मतलब ये कि हमारे उनसे बड़े अच्छे एक ज़माने में मरासिम रहे हैं। जब वो जेल से बाहर के आए तो उनका पहला इंटरव्यू ARY पे मैंने ही लिया था, तो वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू उन्होंने दिया था। और मुझे हैरत है कि वो इतने मतलब महज़्ज़ब और इतने समझदार हैं, उतना फ़हम रखते हैं, फ़रासत है उनके पास। जिसका इतराफ़ हुकूमत भी कर रही है वो एग्जैक्टली मुझे तो हैरत ये है कि वो 1 साल तक वज़ीर-ए-आज़म रहे और मतलब ये कि बड़े अच्छे वज़ीर-ए-आज़म रहे और उनके जो कारकर्दगी थी मेरी निगाह में मतलब बहुत मुनासिब थी। लेकिन जिस तरीके से वो डाइस पर गए, है ना, और वहाँ पे जाने के बाद ये कि उन्होंने स्पीकर को कहा कि मैं जूता उतार के मारूंगा, मेरा ख्याल है कि ये या तो ये है कि वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो मालूम नहीं उनके जहन में क्या था, किस किस्म की चीज़ उनके जहन में मौजूद थी या किस चीज़ ने उनको पिर्क किया, यानी कांटा चुभा कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये जुमले कहे। और बाद में कैसर हमारे जो स्पीकर साहब थे उनको ये जुमले नहीं दोहराने चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी वही करूँगा। लेकिन ये कि मगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब मतलब ही कम्स फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड, इनके वालिद साहब जो हैं वो उनका फ़ौजी बैकग्राउंड रहा है। जवाब ये दिया है कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। नहीं देखिए मैं आपकी खिदमत करूँगा या उनको नहीं अच्छा बताया, मुझे बताइए हमने एक ज़माने जब हम जवान थे तो हमने कितने मतलब ये कि असेंबली कवर किए, हमने नेशनल असेंबली कवर किया, प्रोविंशियल असेंबली सिंध की कवर की। लेकिन देखिए ये मिजाज जो होता है कि बोलने अब बिलफर्ज ये कि अगर बोलने को नहीं दिया जा रहा, बहुत से असेंबली में मैंने देखा है कि स्पीकर जो है फलां को बोलने नहीं देता, लेकिन ये तो बात नहीं है कि वो डाइस के करीब आकर के मैं जूता मारूँ। देखिए ये रौनक जो होती है ना, ये जो कबायली रौनक होती है ना, ये मतलब इट इज़ अ ट्राइबल मेंटेलिटी जो उन्होंने शो की है। ये ट्राइबल मेंटेलिटी जो है ना, ये पाकिस्तान की जमहूरियत को खा रही है। अगर हमारे मुल्क में इस मेंटेलिटी को हटा दिया जाए और हम बिल्कुल ये कि भाई बहुत चीज़ें असेंबली में ऐसी होती हैं कि जो आपको नागवार गुजरती हैं, आप पर जाती हमले भी होते हैं, लेकिन ये मकसद नहीं है कि आप खुदा न खास्ता ये कहें। देखिए इसका पूरा मैं आपको बताऊँ एक जुमला, हमारे बहुत से दोस्त UAE में हैं, उन्होंने जब ये उन्होंने कहा कि हमें बड़ी हैरत है कि मैन कमिंग फ्रॉम सच ए वेरी गुड बैकग्राउंड एंड स्पीकिंग सच ए लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रीट, तो मतलब ये कि ख़ुद उनकी अपनी पोजीशन शायद खाकान अब्बासी की बड़ी कमज़ोर हुई है और यह है कि उनका जो एक इमेज था कि ही इज़ अ वेरी नाइस मैन विद अ नाइस प्रोफाइल, वो प्रोफाइल डैमेज हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा उनको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। वो ख़ानदानी आदमी हैं और इस तरीके से उनके बच्चे भी मतलब ये कि ये जूते का लफ्ज़ इस्तेमाल, इसका मतलब ये कि इनके घर में जूता इस्तेमाल होता है। बड़ी हम्बल गुफ्तगू करने वाली शख्सियत को ऐसे देखना। समीना साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, बड़ी हम्बल गुफ्तगू उनकी हमने जब भी देखी है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कभी उन्हें हाइपर नहीं देखा होते हुए, और जिस तरह से कल असेंबली में उनका फेस सामने नजर आया, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही थी नून लीग की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को फेस के लेके? क्या वाकई नून लीग किसी परेशानी का शिकार या किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होती नजर आ रही है कि करना कुछ और चाह रहे थे और हो कुछ और गया असेंबली के अंदर? और जिस तरह से फिर नोटिस दिया गया है स्पीकर की जानिब से उन्हें, क्या सही लग रहा है आपको नून लीग के खिलाफ इस तरह से काम होना? नहीं, मैं इस बात को तो तस्लीम करती हूँ कि अब्बासी साहब के बहुत मुतहम्मल मजाज इंसान है। उन्हें इतना एग्रेसिव हमने कभी नहीं देखा और आप लोगों ने भी उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें कभी एग्रेसिव नहीं देखा। तो फीट किया गया था उन्हें क्या कोई? लेकिन मैं आपको बताती हूँ एग्रेसिवनेस की
देखो जी, एक बंदा कभी हाइपर नहीं हुआ। बिल्कुल, वो बिल्कुल। क्यों हुआ? कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड तो होता है, कोई वजह होती है। मैं वही जानने की तो कोशिश कर रहा हूँ, क्या फीड किया गया था उन्हें किसी ने? नहीं नहीं, बिल्कुल भूल नहीं किया गया था। देखो तो गलतियां भी इंसान से होती हैं, और उन्होंने रियलाइज करके सॉरी भी कर दिया था। जो चीज सॉरी कर ली जाए, वैसे फिर उसको बार बार दोहराते नहीं है। और फिर फवाद चौधरी का जो बयान आया, उसके बाद कि हम भी 100 जूते मारेंगे, दैट वाज आल्सो नॉट पॉजिटिव। चलिए, मैंने तो देना वाली बात हो गई है। वो तो अच्छा, मामला अलग हो गया ना। वो था- तो असेंबली के बाहर उन्होंने कहा हम 100, नहीं, भले वो 100 जूते मेरी गए या बात 200 तो जूते सुनो, गए, पता लेकिन क्या जो बनी? असेंबली के अंदर का मेरी जो बात मामला सुनो। था स्पीकर के सामने, और उन्हीं को इस तरह से जुमले करना, एक वजीर आजम की बहैसियत वो रह चुके हैं, काफी अच्छा उनका नेचर रह चुका है, उनको ये चीज जेब दे रही थी, ये जुमले कहना उन्होंने फिर यकीनी तौर पर बिल्कुल भी रियलाइज नहीं करा, अच्छी देती बात है। है। और हमारी पार्टी हमें इस चीज की इजाजत भी नहीं देती, लेकिन उनसे मिस्टेक हुई, उन्होंने माजरत की, माफी मांगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात तो तय है ना, जब एक इंसान एक मिस्टेक करता है और उसको रियलाइज करता है, तो वो और उसको उसके लिए मैं सवाल माजरत करूं? हुआ है, मैं सवाल तो करूं? फिर ब्रेक की तो तरफ मेरा जा रहा ख्याल हूं, है उसके कि इसके अंदर नहीं, पर रहने दे। अपनी इंसान के गुण है। अच्छा, उसकी वजह अग्रेसिव होने की वजह मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं उस वक्त भी पार्लियामेंट में मौजूद थी। सही। स्पीकर साहब जो इरिटेबल बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं हमारी चीफ कैडेट के साथ, क्या उन्हें स्पीकर साहब को भी तो पता होना चाहिए, ये हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है, और मुझे अच्छा बोलने का हक वो नहीं देते। और फिर वो जो बिल पेश किया जा रहा करारदाद अच्छा, इस वक्त पेश की जा रही समीना थी, साहबा, इस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जब वो बात चल रही थी उस वक्त वो एज अ मेंबर पार्लियामेंट थे, तो नहीं। यकीनी तौर पे, और वो उस वक्त जिनसे उस वक्त बात की जा रही थी, तो वो स्पीकर बात कर रहे थे एक नॉर्मल शख्सियत से, तो उस वक्त मुझे शायद ये फरकान बताएं, अब्बासी को थोड़ा अब आप नॉर्मल नहीं जिक्र रहना कर चाहिए रहे हैं, मुझे ये बताएं, अब आप जिक्र कर रहे हैं तो एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ही कर रहे हैं। था। नहीं, मैंने पार्लियामेंट उनकी शख्सियत मैंने बताई, और मैंने ये कहा कि वो रह चुके हैं, उन्हें इक़दार तो पता होंगे तमाम चीजों के, कि किस तरह से बात करनी है, क्या करना है। उन्हें बिल्कुल ये भी पता है कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, क्या होता है? उसकी जिम्मेदारियां क्या है। स्पीकर न्यूट्रल होना चाहिए, अरे दुनिया भर वो में किसी ऐसा पार्टी की तरफ से नहीं होता। अब देखिए, इतनी बड़ी करारदाद पेश की जा रही है गवर्नमेंट मैं की कहूँ तरफ यार बीच में से, बोलूं? और वो एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे, एक प्राइवेट मेंबर चलिए, वो तमाम मामले अलग हैं, उस पे हम कल कर चुके हैं प्रोग्राम, वो करारदाद का मामला अलग है, वो तमाम मामला अलग है। समीना साहब, मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जिस तरह से बातें ये की जा रही थी कि मीम और शीन नून लीग से कुछ डिवाइड होती हुई नजर आएगी, क्या है वाकई ऐसा है? नहीं, हमने तो कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया। चलिए, बहुत शुक्रिया समीना साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, और यकीनी तौर पे एक वजीर आजम जब रह चुके हों और उन्हें तमाम चीज़ें मालूम हों, और उसके बाद स्पीकर से इस तरह इस लहजे में बात करना शायद थोड़ा जेब नहीं देता, मगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अच्छी बात है। उन्होंने सॉरी करा, एक्सक्यूज़ करा, लेकिन स्पीकर की जानिब से नोटिस दिया गया। अब किस तरह से वो उसका जवाब देंगे, क्या रिटर्न देंगे, या जिस तरह से जाके असेंबली के अंदर उनसे माफ़ी तलाफ़ी जो करनी हो, जिस तरह से गुफ्तगू की गई थी उसी तरह माफ़ी की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी उनके लिए अच्छा फेस रहेगा। अब देखना ये कि हुकूमत क्या स्टैंड पेश कर रही है अपना, ख़ासतौर पे महंगाई को लेकर पाकिस्तान के अंदर, और तमाम चीज़ें जो हुकूमत और तरीन साहब के बीच में जो चल रहा है मामला, लड़ाई नोक झोंक, क्या कहेंगे उसको, ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नून लीग की पोजीशन के ऊपर, उनकी कारकर्दगी के हवाले से, मगर अब बात करेंगे कुछ हुकूमत की कारकर्दगी और फिर उस पर आती हुई अपोजिशन की जानिब से तनकीद। बिलावल साहब ने कहा है कि इस मुल्क में और इस अवाम को रिलीफ जब ही मिल सकता है जब ये नाअहल वज़ीर आज़म अपनी सीट छोड़ दें। इस तरह की महंगाई तो तमाम अदवार में नजर आई, तो क्या उस वक्त वज़ीर आज़म ने अपनी सीट छोड़ी थी जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म अपनी सीट छोड़ते हुए नजर आए? और जिस तरह से वफाकी वज़रा की जानिब से जो जुमले सामने आते हैं कि अपोजिशन के इस तरह के जुमले और इस तरह का रवैया, वज़ीर आज़म कभी भी सीट नहीं छोड़ेंगे, 5 साल पूरे करेंगे, या सिर्फ 5 साल ही पूरे करने हैं, ये टारगेट है उनका, या अवाम को रिलीफ देना है, ये टारगेट है? अपोजिशन क्या अपना इस पर रद्द अमल देती है? मैं आगा साहब आपसे जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे मौजूद है शाहिदा रहमानी साहबा हैं, MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अपोजिशन की जानिब से बड़े जुमले आ रहे हैं। शाहिदा साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। पीपल्स पार्टी बड़े सख्त जुमले और बड़ा अच्छे टारगेट जो है हुकूमत के ऊपर इस्तेमाल कर रही है वो, तो क्या लग रहा है वज़ीर आज़म को छोड़ देना चाहिए सीट अपनी, जब जाके बेहतरी आएगी पाकिस्तान के अंदर?
बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इतना अरसा आज 3 साल होने को आ गया, हुकूमत ने जितने भी वादे किए थे, आप बताइए कि उसमें से कोई एक वादा पूरा हुआ? अच्छा, मजे की बात है कि वादा ना सिर्फ वादा पूरा करने की बात तो दूर की बात है, आपने जो हालात बेहतर थे उसके अंदर बेहतरी लाने की बजाय उसमें तनज़्ज़ुली का शिकार है। आज मईशत आपकी जो हालत है आपके सामने है, महंगाई जिसके ऊपर जो हुकूमत जिस मीडिया के थ्रू आई उस मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई। जब कहा गया कि महंगाई होती है तो वजीर आजम चोर होता है, और महंगाई में हौलनाक सतह तक का इजाफा हुआ, इतना हुआ कि वो जो सुनामी था वो तबाही बन उन्होंने गया। कह और दिया उससे कि महंगाई होती तो वजीर आजम चोर होता है, लेकिन हमारे टाइम में जो महंगाई हुई है वो गुज़िश्ता वजीर आजम चोर थे, हम नहीं है चोर। उनकी जानिब से ऐसा कहना है। देखें जी, ये तो पूरी कौम को पता चल गया कि किसके दौर में कितनी महंगाई हुई है। हमारे दौर में मुलाजमतों के मौके भी मिले, हमारे दौर में तरक्याती काम भी हुए, हमारे दौर में भी कर्जे उतारे गए, हमारे दौर के अंदर भी हमने IMF से भी कर्जे लिए। लेकिन एक हद तक आज तो आपने देखा कि कर्जों का जो बोझ डाला गया है इस मुल्क के ऊपर, और फिर कोई भी मामला हैंडल नहीं कर सकती। हमारे दौर में उस वक्त इंतहा पसंदी उरूज पे थी, तालिबानाइजेशन का अच्छा, उरूज था। हुकूमत का ऐसा कहना है कि जो बाकी सूबे हैं वो हमारे अंडर में आते हैं, हम वहाँ बहुत अच्छे तरह से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, मगर जो सिंध है वो तो सिंध हुकूमत के अंडर है। अगर चीनी, पत्ती, चाय कुछ भी अगर महंगा होता है तो वो तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी हो गई ना 18वीं तरमीम के बाद। तो ये तमाम चीज़ें कि अगर महंगी हो रही है तो उस पर वज़ीर आज़म कैसे चोर हो गया एक सूबे के अंदर? देखिए, इस वक्त जो पंजाब और KPK जहां इनकी मुकम्मल तौर पर हुकूमत है, वो बदतरीन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के शिकार है। ना और सिर्फ सूबा ये सिंध? बल्कि जो महंगाई है वो भी बदतरीन है। और सूबा सिंध? इस वक्त सिंध जो है सबसे बेहतर परफॉर्मेंस भी कर रहा है, टैक्स कलेक्शन में भी सबसे आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अभी एक तजिया मैं देख रही थी जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो बेहतर परफॉर्मेंस है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, ख्वाह वो आवाम की खिदमत की हो, चाहे वो सेहत के हवाले से हो, जितने भी काम हैं वो सिंध हुकूमत सबसे खिदमत में सबसे आगे जा रही है। लेकिन इसके अगर आप दूसरे तरफ देखते हैं, आप इस्लामाबाद मतलब टेरिटरी देखें, वहाँ पूरे हॉस्पिटल की पाकिस्तान बदतरीन हालत है। में मईशत का बुरा हाल है, बस सूबा सिंध अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबे सिंध के हालात बेहतर है, जबकि पूरा पाकिस्तान यहाँ आकर ना सिर्फ रोजगार हासिल करता है, सेहत की सहूलियात से फायदा चलिए, उठाता है। मैं शाहिद तमाम साहब तर हमारे साथ स्टूडियो सहूलियात में सिंध मौजूद हैं। हुकूमत प्रोवाइड करती है। शाहिद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आगा मसूद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे जान लेते हैं। आगा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से वज़ीर आज़म कहा जा रहा था कि चोर होते हैं अगर महंगाई बढ़ती है, तो उन्होंने वज़ीर आज़म ने तो कह दिया हमारे बाकी सूबे जो हमारे अंडर आते हैं वो तो बेहतर हैं। सूबा सिंध में सूबाई हुकूमत है, वो उसका काम है, मगर अब कहा जा रहा है कि बाकी पूरे पाकिस्तान का हाल बिगड़ा हुआ है और सूबा सिंध अच्छा चल रहा है। आप समझ रहे हैं कुछ ऐसा? देखिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स पास किए हैं, उन्होंने कहा कि कितना करप्शन है सूबे सिंध में, और उन्होंने कहा कि पैसा किसके पास जाता है सबको मालूम है। ये उनके अल्फाज हैं, कोर्ट अनकोर्ट। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, खुद सूबे सिंध के अंदर जो अफसरान थे, तकरीबन 1100 अफसरान ऐसे थे कि जिन्होंने प्ली बार्गेनिंग की, प्ली बार्गेनिंग करके नैब से, और उन्होंने अपने आप को बचाया। तो मतलब ये कि ये सारी बातें जो हैं ये अखबारात में आई हैं। ये जो शाहिदा रहमानी साहब है वो काबिल एहतराम है हमारे लिए, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैं बताऊं, सूरत हाल ऐसी नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि किसी तरीके से महंगाई को कंट्रोल करें। आप मुझे बताइए, भुट्टो साहब के ज़माने में, भुट्टो मरूम अल्लाह में उनके मग़फ़िरत फरमाए, उनके ज़माने में बाकायदा कमेटीज बनती थी, है ना। कमेटी जो है ना, उसके जो रिटायर्ड जज हुआ करते थे, नहीं वो अब उसमें रिटायर्ड जज नहीं होते थे, उसमें रिटायर्ड जज होते थे जो बाकायदा मतलब जाते थे और दुकानों पे बाकायदा लिस्ट जो थी उसको चेक करते थे। आप यकीन करें, उस ज़माने में पाकिस्तान टूट चुका था। लेकिन ये कि महंगाई ऐसी नहीं थी जो महंगाई अब हुई है। उसकी वजह यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, हम सिंध में देखते हैं क्या। अब आप अंदाज लगाइए कि स्ट्रीट क्राइम जो है कितने बढ़े हैं, कोई उसको रोकने वाला है, कोई उनको पकड़ने वाला है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप एक्टिव है, देखिए इसमें कोई किसी ये कहना कि साहब कि ये हमारे हैं वो हमारे नहीं हैं, हम पे हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो बातें अखबारात में आ रही हैं, जो बातें चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, जो बातें नैब की प्ली बार्गेनिंग से गवर्नमेंट सिंध के अफसरान ने किया है, वो सबके सामने है। अच्छा, तो क्या ये सबके सामने है? अगर साहब आप वाकई कुछ समझते हैं कि जिस तरह से शाहिदा साहब ने कहा अभी के पूरे पाकिस्तान में हालत बिगड़ी हुई है, सूबा सिंध बहुत अच्छा चल रहा है, आपको लग रहा है कि सूबा सिंध बहुत अच्छा चल रहा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, यहाँ पर तमाम चीज़ें हैंडल की जा रही हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको लग रहा है तमाम चीज़ें भाई मैं आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अभी मैंने आपकी खिदमत अर्ज किया कि जब इतना बड़ा करप्शन हो, जब कि आप प्ली बार्गेनिंग कर लें, तो आप उसको क्या कहेंगे फिर? ये कि इसकी जिम्मेदारी भी वज़ीर आज़म पर आती है? नहीं, वज़ीर आज़म पर नहीं आती। इसकी देखिए,
आप 18वीं तरमीम में देखिए, अगर कोई आइलैंड का मसला है, आइलैंड के मसलों को ना, यू वांट टू डेवलप दोज आइलैंड्स द पीपल, है ना, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ जॉब, लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल कम एंड दे विल हेल्प द पीपल ऑफ सिंध एंड स्पेशली सिंध विल डेवलप। जब ये आइलैंड की बात होती है तो फिर वो 18 तरमीम आ जाता है। लेकिन जब लोगों की फलाह बहबूद का बात आता है, महंगाई कम करने की बात होती है, कमेटीज़ कायम करने की बात होती है, आप उस सिलसिले में यह है कि कोई किसी किस्म का परेशान हाल नहीं। देखिए, आप एक्सप्लाइट कर सकते हैं लोगों को, आप लोगों को, बेचारे लोग मासूम है इसलिए कि उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है ना, आप उनको एक्सप्लाइट करते हैं कि महंगाई में, भाई महंगाई में वो लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, जो ज़्यादा जो आड़ती है, जो मिडिल मैन है, उसको आप क्यों नहीं रोकते? मिडिल मैन को तो रोक सकते हैं। देखिए, अब मुराद अली शाह साहब एक अच्छे आदमी हैं, बड़े बाहर के पढ़े लिखे आदमी, इनके वालिद साहब मेरे दोस्त थे, उनको भी अल्लाह मियां मतलब मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये देखिए, जब आप इनएक्टिव हैं, आप देखिए स्ट्रीट क्राइम कराची में बढ़ रहा है कि आप देखिए आप देखिए, आप मैं आपसे और दीगर सुबह तो हम तो बात कर रहे हैं महंगाई की, जो महंगाई की आपका जो लफ्ज़ है, आप जो शायद रहमानी साहब से बात कर रहे थे, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। वो जवाब मैं उन दलाइल पर मबनी दे रहा हूँ कि जो हमारे सामने है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो एक्सप्लाइटेशन है कि महंगाई, भाई आप मुझे बताइए कितनी कमेटी बनी? भुट्टो साहब का मैंने रेफरेंस दिया। अखमूद साहब एक ज़माने में कॉन्स्टिट्यूशनल जनरल हुआ करते थे, ठीक है, ईरान में। उनको भुट्टो साहब ने बुला के उसका पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन बनाया था, ठीक है, एंड ही वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली कि आप महंगाई नहीं करेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, अगर विल है, इफ देयर इज अ पॉलिटिकल विल, तो बहुत सी चीज़ें काम हो सकती है। लेकिन आप मतलब ये देखिए, ये कोई पहली मरतबा तो नहीं कहा बिलावल साहब ने कि उनको हटाइए, कई मरतबा कह चुके हैं उनको हटा दो, सिलेक्टेड हैं। अरे वो तो सियासी जुमले हैं, सियासी जुमले, हम उस पे क्या कह सकते हैं? वो तो मैं आपकी तरफ आऊंगा ये पॉइंट लेके कि जिस तरह से अभी आगा साहब ने भी कहा कि सूबा सिंध में सबसे ज्यादा प्ली बार्गेन हुई है, क्या इसकी जिम्मेदारी भी वजीर आजम पर आती है? उनकी वजह से प्ली बार्गेन हुई है। और दूसरी जानिब ये कि जो कमेटियां बनती हैं तमाम चीजों को हैंडल करने के लिए, क्या इस दफा कमेटियां ये देखती हैं लिस्ट में कि कोई चीज सस्ती तो नहीं बिक रही? देखिए, मैं आगा साहब को बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन इनकी तजदीद से मुत्तफिक होना लाजमी बात है कि जरूरी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इल्जाम लगाया पे दर पे, इल्जाम नहीं लगाया, इल्जाम नहीं लगाया, आपकी बात आप इल्जाम ना कहें, इल्जाम मेरा तज्जिया है। बात करनी है, मैं आपके प्रोग्राम से नहीं बात करती, आप बात कर लें। शायद साहब आप कहिए, वो अपने पॉइंट पे वो कहेंगे। फिर आपने अभी आधा घंटा स्पीच की, मैंने नहीं बात की, और आपका इंटरप्शन करना आपकी तरबियत की गम्माजी कर रहा है। शायद साहब आपका पूरा वक्त है, आप कहिए। अच्छा, अब आप बात करें महंगाई किस तरह होती है। महंगाई जब आप वजीर आजम इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं कि जब पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ता है तो ऑटोमेटिक तमाम चीजों पे महंगाई बढ़ती है। आप देखें कि इस वक्त आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतों में कितनी कमी है, और आपने पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ाई है। कितने लेवी टैक्स, जिसे कल तक गुंडा टैक्स कहा जाता था, आप कौन से ले रहे हैं। इसी तरह यूटिलिटी बिल्स, कभी सुई गैस के नरखों में जो गैस की प्राइस है उसमें इतना इजाफा हुआ था। आपकी जबानें बंद हैं क्योंकि आप जुल्म बर्दाश्त करने के आदी हैं। आप जैसे लोग इसी तरह से बर्दाश्त करते रहेंगे और कौम पर ऐसे लोग जालिम लोग मुसल्लत रहेंगे। आप बिजली के बिल देख लें कि वो जब 8 रुपए यूनिट था और आज कितने रुपए यूनिट है। और आवाम जो है गुर्बत की, आप कहते हैं कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। ये यूटिलिटी जो बढ़ाया जा रहा है, जो बार बार बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही है, गैस की बढ़ाई जा रही है, डीजल पे बढ़ाई जा रही है, जो आटा माफिया, चीनी माफिया, शुगर माफिया, जो दवाएं माफिया, मांस माफिया, पेट्रोलियम माफिया, जो हुकूमत की सफों में सारा माफिया बैठा है, वो मासूम है, इनोसेंट है। आपको सिंध हुकूमत नजर आती? सिंध को आप, सिंध की हुकूमत आपने नहीं सिलेक्ट की, अवाम ने मुंतखब किया, बार बार मुंतखब किया। हम खिदमत करते रहेंगे। आप जैसे चंद लोगों की, आप जैसे चंद लोगों की जो दिलों में बुग़्ज़ भुट्टो, बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी बैठा हुआ है, उससे ना तो हमारा काम है खिदमत करना, हम करते रहेंगे। आप कहते हैं जी कमेटियां, इस वक्त जो महंगाई का तूफान आया है, आप वहाँ इस्लामाबाद से प्राइस बढ़ाते हैं और आप कहते हैं कि जी हम कंट्रोल कर लेंगे। शायद साहब चले, मैं ये भी मान लेता हूँ तमाम चीजें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, सब चीजें बढ़ जाती हैं, मगर जो चीजें बढ़ती हैं वो तो सूबों के अंदर बढ़ रही है ना, और फिर उसको कंट्रोल करना तो सूबों के इख्तियार में है। वो विफाक थोड़ी आएगा कंट्रोल करने, वो तो सूबों का इख्तियार होगा। चलिए, अगर विफाक कंट्रोल कर भी रहा है और अगर नहीं भी कर पा रहा है, जो कीमतें हैं, फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो सूबे बढ़ा रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, यूटिलिटी बिल्स की और गैस की कीमतें मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप हेल्थ की सहूलतें देख लें, सिंध हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। वहाँ इस्लामाबाद से लेके पंजाब केपीके में हेल्थ जाके गरीब आदमी इलाज करा के तो दिखाए। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि एक तरफ अगर चले विफाक अगर पैसा बढ़ाता है किसी चीज पे, पेट्रोलियम लेवी पे, तो कीमतें बढ़ती हैं ऑटोमेटिकली, अंडरस्टूड ये बात। लेकिन जब विफाक की जानिब से कीमतें कम होती हैं तो सूबों के अंदर वो कीमतें मजीद बरकरार रहती हैं, वो उसमें कमी नहीं आती। एक तरफ तो वो सूबों का काम है, दूसरी जानिब जो हेल्थ सेक्टर है
उसमें भी काफी कुछ बेहतर हुआ है, नो डाउट, मगर मजीद बेहतरी की जरूरत है। रबीज वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है जो सूबों को इख्तियार दिया था कि आप खुद खरीद सकते हैं, उसका कुछ अभी तक अता पता नहीं है कि सिंध हुकूमत इस पे क्या इंप्लीमेंट कर रही है, क्योंकि अब वफाकी जानिब से इंडिकेशन दे दिया गया है कोरोना पे मजीद बंद किया जा सकता है। तो क्या सूबाई हुकूमत तमाम चीजों पे सीरियस है, या सिर्फ अभी ऑपोजिशन पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जाके हुकूमत को निशाना बनाती रहेगी तंज का खाली? देखिए, जो ग्राउंड रियलिटी है हम उस पर काम करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे पुरानी एक सियासी मंझी हुई पॉलिटिकल पार्टी है, और हमें मालूम है कि हमने किस तरह लेजिस्लेशन करनी है, किस तरह पुरानी हुकूमत पुरानी करनी है, मंझी किस भी तरह पार्टी है। opposition- ग्राउंड रियलिटी क्या है शायद साहब? ग्राउंड रियलिटी यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक जितने भी इकदाम किए, चाहे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो जाती हैसियत से हो, ठीक। आपने देखा कि वो उसको पूरी कौम ने सराहा। खा वो इलेक्शन के बाइकआउट का मसला था, चाहे वो पार्लियामेंट से बाइकआउट का मसला हो, किसी भी किस्म का हो, हमने खुश उसलूबी के साथ उन मामलात को ना सिर्फ संभाला, बल्कि आपने देखा कि इस पार्लियामेंट को भी डिरेल नहीं होने दिया, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दिया। हमने वो तमाम तर इकदाम किए। लेकिन जहाँ तक बात रही कि महंगाई कंट्रोल करना, कीमतों को, आपने कहा कि जी वफाक पेट्रोल की कितनी कीमतें कम करते हैं। अगर आप 2 रुपए कम करते हो, 5 रुपए बढ़ा देते हैं, 11 रुपए बढ़ा देते हैं, 10 रुपए बढ़ा देते हैं और 50 पैसे कम कर देते हैं, इसको कमी की बात करते हैं। आप ये देखें कि इस वक्त कौम को बेवकूफ बनाया गया, कौम से टैक्सेस की भरमार कर दी गई, IMF के मुआहदों पर जो है इम्प्लीमेंटेशन करके IMF के हुक्म पर इस वक्त जो है बजट बन रहा है। ये तमाम चलिए, वो तो तमाम चीजें हैं, वो अभी से नहीं है, काफी अरसे से तमाम चीजें चलती आ रही हैं, गुज़िश्ता बहुत सारे अदवार में ऐसा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। पहले कभी नहीं रहा जिस तरीके से अब हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शायरा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो गुज़िश्ता अदवार में हुआ वो इस वक्त भी हो रहा है, मगर कुछ थोड़ा पीक लेवल पे जाके हो रहा है, लेकिन हो वही रहा है जो गुज़िश्ता अदवार में होता था। जो उस वक्त थोड़ा थोड़ा नजर आता था वो आज चश्मा लगा के हमें बड़ा नजर आ रहा है। क्या हो क्या रहा है, किस तरह तमाम चीजें। आगा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अब जिस तरह से भी कहा गया, पीपल्स पार्टी ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, मगर पीपल्स पार्टी बाकायदा उसने बहुत जद्दोजहद की है। क्या वो जद्दोजहद काम आई है सूबे के, आपको लग रहा है? देखिए, बात असल ये है कि वो क्योंकि पीपल्स पार्टी की हैं खातून, तो ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे। और जाहिर है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके यहाँ कोई डेमोक्रेसी है नहीं, अपने किसी सरबराह के सामने ये बात ही नहीं कर सकते। ये जो बात हमारे सामने बात करते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि ये लोग तजिया निगार हैं, वैसे कुछ नहीं कर सकते। ये ज़रा बात करके देखें अपने। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सानवी लीडर हैं, इन लोगों की ट्रेनिंग नहीं हुई। मतलब ये कि सिर्फ ये कि तारीफ करना, सिर्फ उनकी वो देखिए पूरा हर पार्टी में नजर आता है। हाँ, हर पार्टी में आप देखें, आप मुस्लिम लीग नून में आप कोई बात नहीं कर सकता। खुद आप PTI में देख लें कि आप जनाब इमरान साहब के सामने आप बात नहीं कर सकते कि भाई ये बात गलत है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अभी तक पार्टीज़ में नहीं आया है। और ये हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो स्लोगन पसंदा है, मतलब नारेबाजी, एक के खिलाफ नारे, दूसरे के खिलाफ नारे। तो मैं समझता हूँ कि ये, और फिर जो आपकी करेंसी डीवैल्यू हुई है, देखिए एक तो वजह ये है कि आपकी करेंसी डीवैल्यू हुई है। डीवैल्यू हुई तो जाहिर है कि महंगाई बढ़ेगी। आपका जब रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, तो वो चीज़ें जो बाहर से आ रही हैं या जो अजनास पाकिस्तान में पैदा होती हैं, या जो मिडिल मैन, जो मैं मिडिल मैन की बात कर रहा हूँ, देखिए जो रुपया डिवैल्यू हुआ है, वजूहात क्या है? क्योंकि खान साहब ने कहा हमने किस्तें तो काफी अदा कर दी हैं, बहुत ज्यादा हमने कर्जा उतार दिया है, तो फिर भी अभी भी रुपया डिवैल्यू है, वजूहात क्या नजर आती है? देखिए, इसकी वजह यह है कि आपका जो कैपिटल फॉर्मेशन है, आपकी जो प्रोडक्शन है, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, यानी आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही है। देखिए, इस वक्त जो आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो और एक्सपोर्ट है कितनी है, मेरा ख्याल है मुश्किल से 5-6% बढ़ी होगी। ठीक है, यही है ना। अब दूसरी मतलब ये कि जो बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि जो डिवैल्यू हो रहा है उसको थोड़ा सा जो बचाया गया वो रिमिटेंसेज है बाहर से, बैरूनी। तो हमारे जो मजदूर हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो ब्रेन वर्क कर रहे हैं या जो मैनुअल काम कर रहे हैं, उनका पैसा पाकिस्तान में आ रहा है। उसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस हुआ है। पाकिस्तान में पैसा आ रहा है बाहर से, बहुत आया है, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। देखिए, यूटिलाइज जो आप कर्जा अदा कर रहे हैं वो उसी से अदा कर रहे हैं ना, उसी से अदा कर रहे हैं। देखिए, आपके पास कोई, देखिए मैं फिर याद कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जो सनत साजी है वो आपके मतलब किसी भी माशी क़ुव्वत को जो सहारा देती है वो सनत है और ज़राअत है। दोनों जगह हम देख रहे हैं। साहब ने उस पर बड़ी बात की थी, हम सनत को काफी रिलीफ देंगे। नहीं, रिलीफ तो दिया, लेकिन आप मुझे बताइए ज़राअत का क्या हाल है। मतलब ये कह रहे थे ना हम किसानों के लिए ये करेंगे, किसान ये करेंगे। आप मुझे बताइए कि आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितनी डाउन हुई है। इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेंगे। साइमन अदीम हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है, PTI से उनका ताल्लुक है। साइमन साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस तरफ से आऊंगा, जो बिलावल साहब काफी कह रहे हैं कि हुकूमत को घर जाना चाहिए, बहुत हो गया, हुकूमत परेशान हो चुकी है।
तो क्या जा रही है हुकूमत घर, तैयारी कर रहे हैं कुछ जाने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जी। देखिए, घर जाने की तो बात होती तो मेरे ख्याल में इससे पहले जो पीडीएम ने पूरा एक साल अपना लगा दिया और वो यही बातें कहते भी रहे, और उसके साथ साथ आपने देखा कि जो उनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पहले भी हो चुका था, उस वक्त भी इन दोनों पार्टियों ने मिलके बहुत वादे वईद किए, बहुत चीजें पे उन्होंने काम नहीं, किया, लेकिन वादे तो पीटीआई कभी ने भी बहुत करे। देखिए आने के बाद साहब साहब वादे उनकी तो बहुत चीजें सारे भी अगर पीटीआई ने आप भी करे, खान साहब ने भी करे। कंटेनर पे खड़े होकर 100 दिन में करप्शन खत्म करने का वादा किया, बाहर मौजूद पैसा वापस लाने का वादा किया, लोगों को जेलों में डालने का, वो तो डाल दिया, मगर बेहतरी कुछ नहीं आ रही है। तो क्या मजीद 2 साल भी हम यही देखिए, देखते हुए नजर आएंगे पीटीआई में? आप अगर 3 साल को इसमें आप अभी भी देख लीजिए, मैं अभी पूरा आप अगर डॉलर की भी इस वक्त आप बात कर रहे थे सही। कि इस वक्त रुपया जो है वो गिरा नहीं है, रुपया इस वक्त जो है उसकी वैल्यू बढ़ी है, डॉलर की जो है वो डी वैल्यू हुआ है, और सनत जो है इस वक्त बेहतर हो रही है। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, आप अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लीजिए, और फिर अगर आप दिखाएं तो ये भी साहब इंडस्ट्रियल लेवल जो है वो कुछ हद तक काफी नीचे आ चुका है। डॉलर 108 रुपए से लेके 198 तक भी पहुंचा और आज 152 रुपए है। तो क्या ये रुपया गिरा है या डॉलर गिरा है, हम क्या समझे फिर इसको? देखिए, आप पिछला उसका रेट उठा के देख लें तो उस वक्त उसमें जो है कदरन जो है वो बीच में लो गया है, जो है रुपया तो उसके लिहाज से जो था उसमें बेहतरी आई है। और वो ये देखें अभी जो इस वक्त खास तौर पे अगर आप देख लें, पुराना अगर आप रेट देखते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि इन्फ्लेशन जो थी वो हमारी जो है वो डिक्रीज नहीं हुई थी, 2 ईयर लो। चलिए ये तो बातें होती रहेंगी, मजीद 2 साल और बाकी हैं। इस वक्त हुकूमत की क्या पॉलिसी चल रही, किस तरह से मुल्क को चलाया जाएगा? क्योंकि रमजान का एक अशरा जो है वो खत्म होने को है और खान साहब का दावा अभी तक वहीं का वहीं मौजूद है कि महंगाई को कंट्रोल करेंगे। महंगाई तो वहीं की वहीं मौजूद है, खान साहब का वादा भी वहीं मौजूद है, अशरा खत्म होने वाला है। क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है हुकूमत की? देखिए, अभी भी उन्होंने उससे पहले भी जो थे वो अपनी शुगर की जैसे प्राइस को फिक्स कर दिया था पिछले महीने ही, शुरू होने से पहले ही। अब उसके अंदर जाहिर सी बात है मिडिल मैन भी इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो नहीं साहब मैं सिर्फ शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर महंगाई की बात कर रहा हूँ। देखिए, अब हम अभी इस वक्त जो एक लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं और जो उसका उससे बड़ा फर्क पड़ेगा कि हम उससे स्टेबलाइज कर देंगे प्राइसेस को, बेसिक कमोडिटीज को। उससे जो बहुत सारी जो इस वक्त आर्टिफिशियल जो हाइक करते हैं लोग चीजें जो हैं वो होल्ड करते हैं। अच्छा साहब आपको लग रहा है कि हुकूमत ने जो प्राइस फिक्स किए थे, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो जो उनके गंदम जो है उसको चूहे खा गए, उसके अलावा जो उन्होंने चीजें नहीं उठाई जो उनको अपने जो थे अपने सिंध को देनी चाहिए थी। साहब मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत ने जो प्राइस फिक्स करे थे उस पर चीज़ें मिल रही हैं, लोगों को रियायती नर्ख पे मिल रही हैं? क्योंकि हमने तो ये देखा है कि यूटिलिटी रिसोर्स पर अब शनाख्ती कार्ड दिखा के चीनी ली जा रही है, सौदा लिया जा रहा है। पहले वोट डालने के लिए चाहिए होता था एनआईसी, अब सौदा खरीदने के लिए चाहिए। क्या किस तरह से चीज़ें हैंडल हो रही हैं फिर? देखिए, ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना, जब तक आप ये नहीं चीजें करेंगे तो आपका जो मिडिल मैनेजर, लेकिन ये गुज़िश्ता अदवार में तो कभी नहीं हुआ जो आप कर रहे हैं इस वक्त के एनआईसी दिखा के चीनी खरीदी जाए। बजाय अगर वो पूरे ट्रक भर के वहां से ले जाता है और आगे जाके किसी 10 गुना कीमत में दे देता है, आप तो खुद देखिए, इससे तो बेहतर है कि अब तो हमें बल्कि शक्कर जो है अपने उसको सीधी डायरेक्टली लेनी चाहिए, जो कि हम अपने किसान को भी फायदा देंगे, और बजाय उसके जब तक वो मिडिल मैन कहाँ से कहाँ उसकी कीमत पहुंचा देता है। यही चीजों के ऊपर तो हमने चलिए, ये तो हुकूमत पॉलिसी अपना रही है कि अब तो ऐसा लग रहा है कि घर के एक फर्द को सिर्फ सौदा खरीदने के लिए लगा दिया जाएगा कि तुम सुबह से जाके लाइन में लग जाओ और शाम को आओ तो तुम्हारे हाथ में 2 किलो चीनी होनी चाहिए, बस ये टास्क होगा। चले मैं दूसरी तरफ आऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट है। साहब मैं दूसरी तरफ आऊंगा। खान साहब ने कहा है कि जब ऑपोजिशन या ये लोग नाकाम हो जाते हैं तो ऐसी पीडीएम की सूरत सामने आ जाती है, तो क्या वाकई ऐसा है? और अगर हुकूमत नाकाम हो जाए तो कौन सी सूरत सामने आती है? जहांगीर तरीन साहब का फेस सामने आता है फिर? जहांगीर साहब के सामने तो देखिए, हमने तो हमारे तो जितने भी लीडर्स हैं और उन्होंने, आप बाबर अवान देख लीजिए, इस वक्त उन्होंने
अपनी उसमें गए, अपनी वहाँ पे पेश भी हुए और क्लियर भी हो गए। इसी तरह इनका भी होगा। बाकी जो आपकी जिनके पास शुगर्स मिल्स हैं उनके ऊपर पहले उनको भी हमें देखना चाहिए ना। बात तो फेयरनेस की हो रही है, बात इस चीज की नहीं हो रही है कि हमने तो जहांगीर तरीन ने तो इसमें कोई शोर नहीं मचाया कि वो इस वक्त बीमारी के लिए भी बाहर। जहांगीर तरीन ने शोर नहीं मचाया तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। ठहरना होता तो वो वापस ना आते। चलिए, बहुत शुक्रिया साइमन नदीम साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और लगता ही है कि अगर जहांगीर तरीन साहब ने शोर नहीं मचाया तो उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। अब शायद ऑपोजिशन भी यही रवैया अपना लेगी कि हम शोर नहीं करते हैं तो खान साहब हमें रिलीफ दे देंगे। आगा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्लोजिंग आपका स्टेटमेंट क्या कहेंगे इस पे, तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत किस तरफ जा रही है? क्या पॉलिसी उनकी अच्छी नज़र आ रही है आपको पाकिस्तान चलाने के लिए, और खासतौर पर रमज़ान के अंदर जो सूरत है? देखिए, बात असल ये है कि हमें बड़ी ईमानदारी से एक बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। देखिए, वज़ीर आज़म हो या कोई और हो, या देखिए ये पॉलिसी इशू करते हैं। अच्छा, जो एक्चुअली पॉलिसी पर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ब्यूरोक्रेसी करती है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो अखबारात में खबरें आ रही हैं, जो हम भी जानते हैं कि वो मतलब सुस्त रवि का शिकार है, खौफजदा है और वो डिवाइडेड है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस सूरत में अगर बेहतरीन भी पॉलिसी, बिलफर्ज ये कि आप वज़ीर आज़म में बेहतरीन पॉलिसी भी आप लेकर आएंगे तो जाहिर है कि जब डिवीज़न विद इन हाउस डिवीज़न है तो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि देखिए कि जहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक़ है, कोशिश तो ये की जा रही है, मतलब इमरान साहब कोशिश कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों, लेकिन हालात उनके काबू में नहीं है। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब से रब्ता हो रहा है कि आपको लग रहा है ये पॉलिसी बेहतर हो जाएगी इनकी? इसके नहीं, देखिए वो चला पाएंगे, चीजें हैंडल कर लेंगे? देखिए, जहांगीर तरीन तो मतलब ये कि शुगर उसमें आ रहे हैं ना, उन पर शुगर सजेशन उनसे लिए जाते थे। नहीं, शुगर नहीं, अब तो उनके कजिन आ गए ना, शौकत तरीन साहब आ गए एज ए इकोनॉमिक में, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, मैं आपसे बताता हूँ कि देखिए जो इकोनॉमी है, जिस तरीके से हमारे मुल्क की इकोनॉमी है, उसके अंदर बड़े चैलेंजेस हैं और मैं नहीं समझता कि इन चैलेंजेस को इतनी आसानी से हम लोग है ना पूरा कर सकते हैं। बस एक जुमला मेरा और आप याद है कि मैं जुमला ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए हमें बड़ी मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटीज़ है ना, वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैंने आपसे बता दिया जब तक कि ये मतलब ये कि ईमानदारी से आवाम यानी प्रो पीपल प्रो एक्टिव नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि तब्दीली नहीं आएगी। चलिए, तब्दीली जब तक नहीं आएगी, जब तक हम या जो लोग मौजूद हैं अगर वो कुछ इकदाम ना करें तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। और खान साहब को इस पर भी देखने की ज़रूरत है कि सिर्फ यही नहीं कि शनाख्ती कार्ड दिखा के आप चीनी खरीद लें 2 किलो, वो भी दिन भर लाइन में लगने के बाद। ये भी देखना है कि अगर एक गरीब आदमी किस तरह से कमा रहा है और किस तरह से खा रहा है और इसको किस तरह से सहूलियात देनी है, इस पर देखना ज़्यादा ज़रूरी है बनस्बत इसके कि ऑपोजिशन क्या कर रही है, किस तरह से लड़ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ ऑपोजिशन पर मुनसर नहीं करते, वो अपने कारोबार, अपने मईशत और अपने घर को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। खान साहब को इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की शायद ज़्यादा ज़रूरत नजर आती है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।